हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है तो आपके लिए जो ये वीडियो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक से मैंने बताया है और ये बिगिनर्स के लिए वीडियो है जो काफ़ी यूज़फुल होगी। राइट, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो NTA कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार होता है, एक दिसंबर में, एक जून में। तो अभी ये जून में हो चुका है, तो अभी ये दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। राइट, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वारी आती है कि हम अपनी प्रेपरेशन को कैसे स्टार्ट करें, हम कैसे पढ़ना स्टार्ट करें, क्या ये एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद हमारी गवर्नमेंट पोस्ट लग जाएगी, या फिर कई स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम आती है कि क्या हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी की जाए। तो बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ टू स्टार्ट, तो आपको कैसे प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है। प्रेपरेशन तो आप तब स्टार्ट करोगे ना जब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर होगा कि आप क्या है इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो। तो सबसे पहले क्या है कि एजुकेशन आपको क्या चाहिए, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 55% ऑफ मार्क्स। राइट, अगर आप SC ST या अदर कैटेगरी सी जो मेंशन है मैंने यहाँ पे उनसे डील कर रहे हैं, तो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। राइट, जिसे मास्टर्स डिग्री बोलते हैं, जैसे MA इकोनॉमिक्स, MA सोशोलॉजी, MA जो भी आप MA कर रहे हो, MA इन इंग्लिश, राइट, और MCOM कर रहे हो या MBA कर रहे हो, तो उस तरह से आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जैसे सपोज आप MA सोशोलॉजी कर रहे हो, तो आपका अगर एग्ज़ाम देना है यूजीसी नेट का, तो आप MA सोशोलॉजी मतलब सोशोलॉजी सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दोगे। राइट, तो आप कल को अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आप सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट करोगे कॉलेजेस में। राइट, तो ये एग्ज़ाम होता है इसलिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो किसी कॉलेज में। राइट, नेक्स्ट इज एज लिमिट होती है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जो भी मास्टर्स कर रहे हैं, तो वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि आपको 2 साल के अंदर अंदर अपनी डिग्री को कंप्लीट करना होता है। तो आप इन बिटवीन भी अपने एग्ज़ाम को, जैसे सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन आपको अपनी डिग्री को 2 साल में कंप्लीट करना होता है। सपोज करो आपने कोई एग्ज़ाम दे दिया और आपका क्लियर हो गया, लेकिन क्या है कि आपकी मास्टर्स डिग्री में आप अपीयर हुए तो आपकी सप्ली आ गई और एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाया आपका कोई किसी सब्जेक्ट का, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ये यूजीसी नेट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आपके जो इतने मार्क्स भी होने चाहिए, प्लस आपकी 2 साल में डिग्री होनी चाहिए, तभी आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो इन बिटवीन भी आप दे सकते हो एग्ज़ाम। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद देना चाहते हो तो आप उस टाइम भी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आप कितने % मार्क्स है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज एज लिमिट। एज लिमिट देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो हम कहते हैं यूजीसी नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन एक होता है JRF के लिए आपकी एज लिमिट 30 होती है। JRF में आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है और आप आगे PhD में एनरोल हो सकते हो, और उससे क्या है कि गवर्नमेंट आपको जो है खर्चा देती है, जैसे मतलब स्कॉलरशिप की फॉर्म में जितना आपका खर्चा PhD पे आता है उसकी बेसिस पे आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये JRF के लिए एज लिमिट है 30, लेकिन इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज लिमिट नहीं है। राइट, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। देखो, JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम ये एक ही होता है। ये कट ऑफ के बेस पे डिसाइड होता है कि आपका JRF क्लियर हुआ है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, मतलब यूजीसी नेट ही सिर्फ क्लियर हुआ है, या फिर आपका JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप के भी लिए भी आप एलिजिबल हो। जैसे सपोज करो किसी के 100 में से 100 मार्क्स आ गए, तो उसको मान लो JRF मिल गया, और अगर उसी के हिसाब से JRF के लिए कुछ लोगों को चूज़ किया जाता है। राइट, इसके अलावा अगर आपके थोड़े कम मार्क्स आए हैं तो आप उसमें यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल होगे पर JRF के लिए नहीं होगे। तो ये परसेंटेज के बेसिस पे डिसाइड होता है कि किसका JRF हुआ है और किसका एग्ज़ाम जो है सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही क्लियर हुआ है। राइट, तो मैं आपको बहुत मतलब ईजी वे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। राइट, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ अटैम्प्ट। इसमें कोई नंबर ऑफ ऐसे अटैम्प्ट नहीं होते हैं कि आपको जैसे लिमिट होगी कि 5 टाइम आप दे सकते हो या 3 टाइम्स दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी बार मर्जी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट क्या होगा। अब जैसे सपोज करो आप
एमकॉम कर रहे हो, राइट। तो एमकॉम में आप अगर कल को टीचर बनोगे या असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे कॉलेज में, तो उसमें आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाओगे। ऐसे ही अगर आप एमबीए कर रहे हो तो आप उसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाओगे, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाओगे। तो आपको मैनेजमेंट में नेट क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप एमबीए कर रहे हो तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम फिल करना है मैनेजमेंट में। अगर आप एमकॉम कर रहे हो तो यूजीसी नेट इन कॉमर्स में आपको एग्जाम फिल करना पड़ेगा। अगर आप एमए सोशियोलॉजी कर रहे हो सपोज, तो आपको सोशियोलॉजी में सब्जेक्ट में एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से जिस सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होती है उसी में आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी चीज़ें जो बेसिक थी, जो मतलब आपके लिए एलिजिबल थी एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट इज, अब एग्जाम होता कैसा है। एग्जाम पहले देखो एक बार अभी ऑफलाइन लिया गया था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आई है काफ़ी, तो दोबारा से इस एग्जाम को ऑनलाइन ही कर दिया गया है, राइट। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ऑनलाइन। टाइम लिमिट क्या होती है, 3 आवर्स होती है टाइम लिमिट। और नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई नहीं है। सब देखो, सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि नेगेटिव मार्किंग अभी इसमें कोई नहीं है। अगर आप इसकी प्रेपरेशन करना चाहते हो, एग्जाम देना चाहते हो, तो अभी आपके लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में इस एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग कर दें। तो अभी ये बेस्ट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। लाइक अगर 100 क्वेश्चन है, आपको उसमें से 70 क्वेश्चन आते हैं तो आपने 70 अटैम्प्ट कर दिए। बाकी आप अपने हिसाब से भी किसी भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे माइंड पे प्रेशर नहीं रहता कि नेगेटिव मार्किंग है, राइट। तो नेगेटिव मार्किंग ना होना ही हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट इज पेपर। अब इसमें आपको कैसे पेपर देना पड़ता है, देखो आपके सामने होती है स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन, उस पर 2 पार्ट में आपका पेपर आता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। देखो आप कभी भी पेपर 1 से पेपर 2 पे जा सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आपने इसका कर लिया, बाद में इसका भी कर सकते हो, आप इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो, आपके स्क्रीन पे ही आ जाते हैं दोनों पेपर। जो पेपर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है आपका सारा। पेपर 1 में क्या है, 50 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल 100 मार्क्स का हो गया। ऐसे ही पेपर 2 आपका सब्जेक्ट का होता है और उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, 200 हो गए। देखो पेपर 1 जनरल होता है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम, चाहे आप उस क्या कहते हैं उसे, किसी भी आर्ट्स स्ट्रीम में किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी, कुछ भी, इंग्लिश, तो उसमें आपका पेपर 1 सेम रहेगा। एमकॉम वालों के लिए, सबके लिए सेम रहेगा। और जो पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे आप देखो इन कॉमर्स दे रहे हो एग्जाम, तो आपका पेपर 1 सेम रहेगा, सभी का सेम रहता है, ठीक है। सोशियोलॉजी वालों का या कोई भी सब्जेक्ट है, सबका सेम रहेगा। लेकिन जो पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्ट का होगा, राइट। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, जैसे आप मास्टर्स कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, तो आपको कॉमर्स में देना है, तो कॉमर्स का पेपर होगा यहाँ पे। अगर आप सोशियोलॉजी का दे रहे हो तो सोशियोलॉजी का होगा यहाँ पे। लेकिन ये वाला पेपर सबके लिए सेम ही होता है, तो दोनों पेपर आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं, राइट। तो ये 100 मार्क्स का होता है, ये 200 मार्क्स का होता है। उसके बाद में क्या है कि टोटल कितने मार्क्स हो गए, 300 के बेसिस पे कंबाइंड आपकी परसेंटाइल बनती है। परसेंटाइल के बेसिस पे आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होता है। और देखो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसमें इतने नंबर लेने पड़ेंगे, इसमें इतने नंबर, कंबाइंड करके ही आपकी परसेंटाइल जो है वो बनती है, राइट। तो हम जो है इस चैनल पे पहले, आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी कि आप एग्ज़ाम को कैसे दे सकते हैं। आपको पहले फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके बाद में ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। देखो हम जो है इस चैनल पे अभी स्टार्ट करे हैं पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड, और पेपर 2 में हमारे 10 यूनिट होते हैं। अभी हम कल इस नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे जो इसमें टॉपिक्स होते हैं, मतलब सिलेबस क्या है इसका और किस तरह से आते हैं क्वेश्चंस, और आपको अपनी सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो जैसे हम पेपर 2 का पहले स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद में हम जैसे हमारा ये कंप्लीट होगा फिर हम पेपर 1 पे आएंगे। पेपर 2 जो है उसमें हमारे पास 10 यूनिट्स होती हैं। इसका सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्या होता है और इसे कैसे दिया जाता है या कौन एलिजिबल होता है। देखो मैंने यहाँ पे साइड पे एक लाइन लिखी होगी, आप सोच रहे होंगे कि ये मैम ने बोली नहीं है, तो मैंने ये इसलिए लिखी है कि प्रैक्टिस लाइक यू विल नेवर वॉन, ठीक है, परफॉर्म लाइक यू विल नेवर लॉस्ट।